Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. Today, we are going to begin the new chapter, which is a chapter number 4, India on the Eve of British Conquest. We have already finished your three chapters. First one was your sources to the history of modern India, second was your approaches to the history of modern India, and third was Advent of the Europeans in India. Okay, so today's chapter will be dealing with that what was the condition of India at the time of British conquest when the British started conquering it. ओके तो उससे पहले का क्या बैकग्राउंड है, क्या सिनारियो चल रहा है, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. ओके सो लेट्स बिगिन. ओके तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century जो आपका पीरियड है 1707, if you remember, this is the year when Aurangzeb dies, and after his death the decline of mighty Mughals started rapidly. It hasn't actually, when the Aurangzeb was ruling, that is 1658 से 1707 में, it signified the beginning of the end of the Mughal rule in India. That is, Mughal rule का end शुरू हो गया था, right? उनका decline शुरू हो गया था क्योंकि औरंगजेब की कुछ misguided policies थी which weakened the stability of the state. Okay, so what were those misguided policies? Actually, there were two major policies which are considered blunder on the part of Aurangzeb, you know. तो पहली आपकी पॉलिसी थी डेक्कन पॉलिसी एंड द नेक्स्ट वन वाज योर रिलीजियस पॉलिसी. डेक्कन पॉलिसी में औरंगजेब जी क्या करते हैं दैट ही स्टार्ट्स एनेक्सिंग द डेक्कन किंगडम. जैसे आपका बीजापुर था, आपका गोलकोंडा था, कुतुब शाही डायनेस्टी थी यहाँ पर डेक्कन में इस टाइम पर, इस 18th century में. सो ही स्टार्ट्स एनेक्सिंग दीज किंगडम्स. अब इस टाइम पर साइमल्टेनियसली कंटेम्प्रेरी मराठास भी हैं आपके, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर पावर, एंड फॉर दिस दे वॉन्ट टू रूल द इंडिया एंड दे वॉन्ट टू क्लेम द थ्रोन ऑफ डेली. So they are also involved in battles with their neighboring powers, especially in the Deccan as well. तो जो डेक्कन में आपके किंगडम्स हैं वो मराठास के साथ भी बैटल्स में इन्वॉल्व थे. अब क्योंकि औरंगजेब ने धीरे धीरे करके सारे डेक्कन के किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एक वॉइड क्रिएट हो गया. अब मराठास के पास तो कोई है नहीं भाई लड़ने के लिए, कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली नाउ दे विल टोटली मूव टूवर्ड्स दिल्ली. और अब क्या है, औरंगजेब और मराठा के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट होने लगा. पहले भी मराठाज यूज्ड टू रेड एंड इन्वेड, बट उनका डिवाइडेड था अभी. उनका ध्यान इधर डेक्कन किंगडम्स में भी लगा हुआ है, ठीक है, ईस्ट में भी है. बट जैसे ही डेक्कन किंगडम्स ख़त्म, अब वो टोटली खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली. ठीक है, तो ये उनके पार्ट पर एक मिसगाइडेड पॉलिसी थी. एंड सेकेंड वॉज हिज रिलीजियस पॉलिसी. रिलीजियस पॉलिसी में क्या है कि औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम एंड ही वॉन्टेड टू कन्वर्ट इंडिया और ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इस्लामिक स्टेट. ठीक है, and under this what he started persecuting Hindus. He started destroying the Hindu temples, and one more thing what he did, which was again a blunder, he executed the ninth Sikh guru, that is Guru Tegh Bahadur ji. ठीक है, तो ये उनके जो एक्ट्स थे इसकी वजह से, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से एक एनमिटी क्रिएट हो गई बाकी रिलीजन्स में. ओके, एंड इसी की वजह से जो सिख हैं आपके एक वॉरिंग कम्युनिटी, दैट इज काइंड ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गए थे. सो दीज वर योर टू मिसगाइडेड पॉलिसीज ऑन द पार्ट ऑफ औरंगजेब. एंड आफ्टर हिज डेथ द डिक्लाइन गेन्ड मोमेंटम. ठीक है, ओके, ठीक है. इनके बाद औरंगजेब जी के बाद एक रूलर आते हैं मोहम्मद शाह, जो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए रूल कर रहे हैं. बट अगेन अभी तक आते आते सिचुएशन अब इतनी वर्जन हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है, ऑलरेडी बर्बादी हो चुकी है, तो ये रिवाइव कुछ खास नहीं कर पाते हैं इम्पीरियल फॉर्च्यून्स को. एंड अगेन ही इज़ ऑल्सो एन इनकॉम्पिटेंट रूलर, राइट. ठीक है, अच्छा, इनका रीन था 1719 to 48. एंड मोहम्मद शाह के रीन में ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी सामने आ जाते हैं, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड पंजाब. और हैदराबाद को लेके तो आपने पढ़ा भी है दैट 1724 में असफ जहाँ, दैट इज़ और निज़ामुल मुल्क, ये अपना खुद का नया किंगडम बना लेते हैं, विच वॉज हैदराबाद. ओके, एंड देन अगेन मराठाज वर ऑन द रेड.
They were making bid to inherit the imperial mantle. That is, they were also eyeing that Delhi throne. They also wanted to capture Delhi and rule India. ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को लेके. नाउ वी विल बी डीलिंग विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स. तो आज जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो यही देखेंगे कि मुगल्स के सामने दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या चैलेंजेस थे. ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप. द क्वेश्चन इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब विच अल्टीमेटली लेड टू फॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि मुगल एम्पायर ने ऐसे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जिसकी वजह से फाइनली मुगल एम्पायर डिक्लाइन ही हो गया, फॉल हो गया. ठीक है, तो दो तरीके के चैलेंजेस हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज योर एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड द अदर वन इज योर इंटरनल चैलेंजेस. एक्सटर्नल चैलेंजेस में इज लाइक द फॉरेन इन्वेजन्स टेकिंग प्लेस स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ओके, या सो इन द एब्सेंस ऑफ इनिशियल इंटरनल स्ट्रेंथ, सॉरी, देखिए पहले से ही हमने देखा कि कैसे वीक सक्सेसर्स हैं. दे आर हैविंग फाइट्स अमंग देम ओनली. जो इम्पीरियल कोर्ट है आपका, मुगल कोर्ट है, वहाँ पे नोबल्स के बीच में फाइट हो रही है. जो सबॉर्डिनेट पीपल हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में फाइट हो रही है. तो जो किंगडम है आपका अंदर ही अंदर वीक होता जा रहा है. एंड अगेन इनकॉम्पिटेंट रूलर्स. सो मुगल्स कुड नॉट पुट अ टफ फ्रंट अगेंस्ट एक्सटर्नल चैलेंजेस. ओके, एंड सिंस नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हो रहे थे, तो और यही बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट का ही बॉर्डर जो है इन्होंने सिक्योर नहीं किया. तो देखिए ये कितना बड़ा एक नेग्लेक्ट था लेटर मुगल्स के पार्ट पर. ठीक है, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की इंपॉर्टेंस समझी नहीं, इसको सिक्योर नहीं किया, और यही रीज़न बना बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेजन्स का जिसने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया मुगल रूल को, या उसके डिस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी. तो सबसे पहले आपके सीन में आते हैं नादिर शाह. नादिर शाह का इन्वेजन होता है. द ईयर इज 1738 to 39. ही इज़ द पर्शियन एम्परर. ओके, दैट इज़ द ईरान एरिया. एंड देन नादिर शाह के बाद आते हैं आपके अहमद शाह अब्दाली. एंड ये नादिर शाह के सक्सेसर हैं और इनका खुद का एक एम्पायर है. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दुर्रानी एम्पायर, इसलिए इनका दूसरा नाम है अहमद शाह दुर्रानी. ओके, लेट मी शो यू ऑन द मैप. ओके, सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप. लेट मी जूम इट. यस, कैन यू सी इंडिया? इंडिया दिख रहा है आपको? दिस इज योर इंडिया. ठीक है, ये पाकिस्तान एंड दिस होल इज ईरान एंड ये आपका अफगानिस्तान. सो नादिर शाह जो रूल कर रहे थे वो बेसिकली ईरान में रूल कर रहे थे एंड सम पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान एज वेल. ये किसका एम्पायर है? नादिर शाह. ठीक है, नादिर शाह के बाद आपके आते हैं अहमद शाह अब्दाली. और अहमद शाह अब्दाली बेसिकली जो उनका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था ये अफगानिस्तान वाला एरिया था. यहाँ पे आपके अहमद शाह अब्दाली रूल कर रहे थे. तो अब ये अब आप खुद सोचिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था. तो ये जो बॉर्डर है ये सिक्योर नहीं करके रखा था लेटर मुगल्स ने, और इनका इन्वेजन आपका नॉर्थ वेस्ट इसी साइड से हो रहा था. ठीक है, सो ये आपके दो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे. लेट्स मूव अहेड. सो लेट्स सी द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह. 1738 एंड 39 में ये इंडिया आते हैं और लाहौर को कॉन्कर कर लेते हैं एंड डिफीट्स द मुगल आर्मी at the Battle of Karnal. Very important, this battle of Karnal, and the year is 1738 to 39. and 1739 में ये प्रॉपर बैटल होता है. किसको डिफीट करते हैं? ये मोहम्मद शाह को डिफीट करते हैं. दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लेते हैं, पूरा डिवास्टेशन क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, एंड आपने सुना भी होगा स्टोरीज में दैट पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड ये नादिर शाह ही अपने साथ वापस लेके चले जाते हैं. Okay, so remember this Battle of Karnal which happened in 1739 between Nadir Shah and Muhammad Shah, and who wins? Nadir Shah wins. ठीक है, then Nadir Shah gained a strategically important Mughal territory. एक बहुत ही important Mughal territory इनके हाथ में आ जाती है which is काबुल. काबुल एक्चुअली आपका इंडस जो फ्लो करती है उसके वेस्ट में है. एंड अगेन अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक नया रूलर आ गया है रूल करने के लिए विच इज़ नॉट मुगल. तो ये जो बॉर्डर है फिर से जो है वल्नरेबल हो जाता है टू द अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. मतलब अब रास्ते खुल गए हैं नॉर्थ वेस्ट से, कोई भी आके, कोई भी फॉरेन पावर आके यहाँ पे अटैक कर सकती है. लेट मी शो यू दैट कैसे वेस्ट में ये पड़ेगा आपका काबुल. दिस इज़ योर इंडिया एंड
आपकी जो इंडस आती है वो तिब्बत से आती है, ठीक है, यहाँ से कुछ एंटर करती है इंडिया में इस तरीके से, एंड यही इसका कुछ पाथ है एंटर करने का, एंड देन इट एंटर्स पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में आके फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो वेस्ट में जितना ये रीजन है, यहाँ पे काफ़ी टेरिटरीज जो हैं अब अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के हाथ में आ गई थी, जो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टेरिटरीज वेस्ट ऑफ इंडस। ओके, सो लेट्स सी अहमद शाह अब्दाली नाउ। अगेन इनका नेम है अहमद शाह दुरानी, दूसरा नेम है इनका, ठीक है। ये सक्सेसर थे नादिर शाह के, एंड जब इन्होंने इंडिया इन्वेड किया इट वॉज द पीरियड 1748 टू 1767। देख रहे हैं कितना बड़ा पीरियड है, ठीक है। एंड ही कंटिन्यूसली रेड्स इंडिया। ऐसा बोला जाता है दैट ही रेडेड इंडिया टोटल 17 टाइम्स, राइट। ओके, नाउ 1751-52 में पंजाब मुगल्स को इन्हें देना पड़ता है, बिकॉज बार बार रेड कर रहे थे, एंड सिंस मुगल एम्परर्स दिस टाइम वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू गिव स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू अहमद शाह अब्दाली, तो पंजाब भी इनको अहमद शाह अब्दाली को देना पड़ता है। तो अब देखिए अहमद शाह अब्दाली का जो पूरा एक्सपेंशन है पंजाब तक, वो इंडिया में आ गए हैं, तो काफ़ी बड़ा एम्पायर उनके अंडर, रीजन उनके अंडर आ जाता है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट 1757 में अब्दाली फिर फाइनली दिल्ली को ही कैप्चर कर लेते हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा, दिल्ली वॉज द कैपिटल, राइट, एंड दिल्ली को ही इन्होंने कैप्चर कर लिया है, और अपने पीछे एक अफगान केयर टेकर छोड़ के जाते हैं मुगल एम्पायर के ऊपर वॉच नज़र रखने के लिए, और मुगल एम्परर के ऊपर भी नज़र रखने के लिए। अच्छा, 1757 से कुछ याद आ रहा है आपको? यस, दिस इज द ईयर व्हेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल वॉज फॉट विच वॉज प्लासी, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा बैटल ऑफ प्लासी। एंड बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, इतना आप ध्यान रखिए दैट ये बैटल आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था, और नवाब ऑफ बंगाल एक्चुअली इंग्लिश कंपनीज को अपनी रीजन से बाहर निकालना चाहते थे। तो अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली जिसने पूरा कोहराम मचा के रखा है, और एक तरफ है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो कितनी ज़्यादा पोजीशन जो है वीक ऑलरेडी हो चुकी है मुगल एम्पायर की। तो अब तो डिक्लाइन होना, फॉल होना मुगल एम्पायर का इनएविटेबल है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन 1759 अहमद शाह अब्दाली एक बार फिर से वापस आते हैं। क्यों आते हैं वापस? रिवेंज लेने। किससे? मराठास से। अब इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी आप देख लीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट्स नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड हैव एन आइडिया। एक्चुअली जब ये वापस चले जाते हैं अहमद शाह अब्दाली, तो आलमगीर टू को ये मुगल एम्परर बना देते हैं, ठीक है, अपॉइंट कर देते हैं आलमगीर टू को। साथ में एक और पर्सन को ये अपॉइंट करते हैं, हु वॉज योर नजीब उद्दौला। नजीब उद्दौला को ये मीर बख्शी बना देते हैं मुगल एम्पायर का। मीर बख्शी इज समवन हु लुक्स आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, एंड ही इज द सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दाली इन द मुगल एम्पायर। लेकिन 1758 में नजीबुद्दौला को मराठास जो है बाहर निकाल देते हैं, दिल्ली से उनको बाहर निकाल देते हैं। सो ऑब्वियसली दिस वोंट बी लाइक्ड बाय अब्दाली, तो वो वापस आएंगे रिवेंज लेने, एंड ही कम्स। एंड 1767 में एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल फॉट हुआ है बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास, विच इज पॉपुलरली नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, ठीक है। And this was fought between the Marathas and the Abdali, and Abdali totally, you know, बुरी तरीके से डिफीट कर देते हैं मराठास को, ठीक है। एंड इसके बाद, इस बैटल के बाद 67 में जो है इनका लास्ट इन्वेजन होता है, एंड इट वॉज द ईयर व्हेन ही लास्ट केम टू इंडिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल चैलेंजेस, ठीक है। एक थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। नादिर शाह वॉज द मुगल एम्परर फॉर ओनली 57 डेज। एक बहुत ही छोटे से पीरियड के लिए मुगल एम्परर बनते हैं ये, विच वॉज योर 57 डेज इन द ईयर 1739। बट इतने से छोटे पीरियड में भी ही ट्रांसफॉर्म्स द इंडियाज पॉलिटिकल सिनारियो। क्या करते हैं ये अपने वॉरियर्स को एकदम खुला छोड़ देते हैं। दे सेट लूज बैंड्स ऑफ माउंटेड वॉरियर्स, जाओ जाके रैंसेक करो, यू शुड लूट दी वेल्थ एंड विलेजेस एंड टाउन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो
दिस वॉज काइंड ऑफ नादिर शाह के पार्ट पे इट वॉज हैवॉक, एंड इसके लिए काफ़ी लेटर ऑन मुगल एम्पायर ने फाइनेंशियल लॉसेस फेस किए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा वेल्थ जो है नादिर शाह ने भी लूटा और उनके बाद अब्दाली ने भी लूटा। ठीक है, बट अलॉन्ग विद दीज 57 days lay the ground which allowed the ईस्ट इंडिया कंपनी टू कॉन्क्वेर टेरिटरी इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे ना एक चांस मिल गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिकॉज द मुगल एम्परर्स वर बिजी इन फाइटिंग दीज टू अफगानी रूलर्स। तो इंग्लिश को चांस मिल गया कुछ टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने का इंडिया में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग दी इंटरनल चैलेंजेस, एंड इंटरनल चैलेंजेस से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, विच इज़ व्हाई मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स एट पानीपत। ऐसा क्या था पानीपत में कि यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं आपके हिस्ट्री के। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। सो पानीपत एंड उसका एडजेसेंट रीजन ये आपके आज के प्रेजेंट हरियाणा में लोकेटेड है, एंड इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एंड बिटवीन दी फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर। तो ये तो वेल नोन फैक्ट है कि गंगा का जितना प्लेन है एलुवियम की वजह से वो बहुत ही फर्टाइल प्लेन है। ठीक है, एंड पानीपत उसी रीजन का पार्ट था। ठीक है, नाउ कैसे एडवांटेज करेगा वो हम अभी देखते हैं, लेकिन पहले आप देखिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका 1526 में फॉट हुआ है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी के किंग थे ये। ठीक है, एंड इसी बैटल की वजह से आपका मुगल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था एंड दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म हो गया था। नेक्स्ट है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज फॉट इन द ईयर 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू। नाउ हु इज़ हेमू? देखिए, हुमायूं जब आते हैं थ्रोन पर तो एक इंटररेग्नम पीरियड होता है। इंटररेग्नम मतलब एक ऐसा पीरियड है जब मुगल एम्पायर ने रूल नहीं किया है, और उस पीरियड में आई थी आपकी सूर डायनेस्टी। बैटल ऑफ कन्नौज, अगर मेडाइवल हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है दे मस्ट नो द बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, एक ये बैटल हुआ है बिटवीन हुम, बिटवीन हुमायूं एंड द शेर शाह सूरी। ठीक है, इनके बीच में ये बैटल हुआ था। what happens in this battle that शेर शाह सूरी ही डिफीट्स द हुमायूं, और हुमायूं जी को कंट्री ही छोड़ के जाना पड़ता है। वो भाग जाते हैं बिल्कुल कंट्री छोड़ के। ओके, एंड नॉट जस्ट फॉर 1 और 2 years, वो पूरे 15 years तक वापस नहीं आते हैं। ठीक है, 1540 में ये आपका बैटल हुआ है इंपॉर्टेंट, और 1540 से लेके 1555 तक कोई मुगल एम्पायर नहीं है। ठीक है, कोई मुगल एम्परर नहीं है। तो ये छोटे से शॉर्ट पीरियड में आपकी एक नई डायनेस्टी रूल करती है, सूर डायनेस्टी। ठीक है, किसके अंडर ये शुरुआत हुई थी? इट वॉज शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को डिफीट कर दिया था इस बैटल ऑफ कन्नौज में। अच्छा, अब हेमू कहाँ से आते हैं सीन में? हेमू एक्चुअली इसी सूर डायनेस्टी में जो लास्ट इनके रूलर थे आदिल शाह सूर, ठीक है, उनके जनरल थे ये। हेमू जो थे उनके जनरल थे, एंड ये बैटल ऑब्वियसली अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। और बात हम कर रहे हैं हुमायूं की, तो अकबर जी कहाँ से सीन में आ जाते हैं? ये सीन में ऐसे आ जाते हैं कि 1555 में ही, ठीक है, 1555 में ही हुमायूं वापस आते हैं एंड डिफीट कर देते हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी डायनेस्टी को डिफीट कर देते हैं, एंड 56 तक ही इज़ वेरी मच द मुगल एम्परर। बट ये जो हेमू हैं, जो कि जनरल थे शेर शाह सूरी के टाइम पे, ये जनरल थे, इनकी खुद की एस्पिरेशंस थी कि मुझे भी किंग बनना है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, एंड फॉर दिस ही फाइट्स विद अकबर इन द वेरी फेमस बैटल विच इज़ योर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड ऑब्वियसली हेमू लूजेज द वॉर, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी, दैट फर्स्ट इनिशियल फाइट में तो हेमू जीत जाते हैं, लेकिन इन द एंड व्हाट हैपन्स, एन एरो पियर्सेस हिज आई, उनकी आंख में जाके सीधा एक एरो लग जाता है, एंड उनका मिसफॉर्चून देखिए, दैट एक छोटी सी एक इस मिसफॉर्चून की वजह से वो बैटल हार जाते हैं एंड ही डाइज। ओके, सो दिस वॉज अबाउट योर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है आपका 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच यू जस्ट सॉ। ठीक है, ओके,
नाउ अब रीजंस हम देखेंगे कि क्यों पानीपत जो है एक फेवरेट बैटल फील्ड था। तो पानीपत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और हमेशा एक जो पार्टी, जब भी मुगल एम्परर से वॉर हो रहा है, तो कोई एक पार्टी जब नॉर्थ वेस्ट से कोई फॉरेन इन्वेजन आ रही है, फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट से ज़रूर हो रहा है फॉरेन इन्वेजन थ्रू द खैबर पास। खैबर पास आपका जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, क्योंकि ये सारा माउंटेनियस रीजन है। तो एक खैबर पास था क्रॉस करने के लिए। एंड अब ये क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है सारा। और इधर अगर आप आ जाओ, नॉर्थ से थोड़ा नीचे आ जाओ, तो राजस्थान में भी डेजर्ट्स हैं, वो भी आपका डिफ़िकल्ट टेरेन है। एंड देन फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में आपके साथ साथ डेंस फॉरेस्ट भी हैं। तो ट्रूप्स को मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल था इन एरियाज से, ठीक है। जबकि पानीपत इसलिए इम्पॉर्टेंट था, इसलिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया था। यहाँ पर आके जो है आप आराम से फाइट कर सकते हैं, अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर फर्स्ट रीज़न। सेकेंड, प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। ये पानीपत दिल्ली के बहुत पास था, तो इंडियन रूलर्स के लिए वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी था, मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट करना एंड फूड सप्लाईज को बैटल ग्राउंड में। नेक्स्ट है आपका सराउंडिंग रीजन। आई जस्ट टोल्ड यू कि एक फ्लैट ग्राउंड प्लेन था ये एरिया, तो कैवलरी मूवमेंट के लिए भी बहुत ईजी था। कैवलरी क्या होता है? कैवल सिंपली द हॉर्स राइडिंग मैन, राइट। और ये बहुत ही यूज़ भी किए जाते थे बैटल्स में, तो इनके लिए यहाँ पे मूव करना ईजी था। नेक्स्ट, जब शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवा दी थी, तो एक इजी रूट भी मिल गया, एक रास्ता भी तैयार हो गया था, ठीक है। पानीपत इसी रूट पे पड़ता था, तो बहुत इजी हो गया था कॉन्क्यर करना इस रूट के थ्रू। एंड देन मॉनसून। मॉनसून पानीपत वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, काफ़ी कम पीरियड के लिए बारिश होती थी कंपेयर टू अदर एरियाज। तो अगेन इट वॉज ईजी टू फाइट देयर। And a very interesting fact, the artisans and smiths of these region were experts in making warfare related materials. जो भी weapons बनाने हैं, तलवारें हो गई आपकी, like those, तो ये सब वहाँ के artisans, local people पहले से ही बना रहे थे, तो कभी भी वॉर मटेरियल की कमी नहीं पड़ती थी, आप इजीली अवेलेबल आपको वहाँ पे हो जाता था। So these were your few reasons about the importance of Panipat. It was in a strategic location and it is important. Okay. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने इंटरनल चैलेंजेस पर, एंड विच वॉज नथिंग बट द वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सीन में आएंगे बहादुर शाह वन। पीरियड है इनका 1709 से 1712, एंड व्हेन ही सक्सीड्स द थ्रोन ही इज़ ऑलरेडी वेरी ओल्ड, 63 ईयर ओल्ड के प्रिंस है, सोचिए। एंड इनका नाम, एक्चुअल नेम था मुअज्जम, एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब। ओके, एंड वॉर ऑफ सक्सेशन में जो इन्होंने अपने भाइयों के साथ लड़ा था, उनमें यही विन करते हैं, और इनको टाइटल मिलता है बहादुर शाह का। ठीक है, बाद में इनको बहादुर शाह वन बोला गया है, बिकॉज वी विल बी सीन दैट देयर इज़ वन मोर बहादुर शाह, एंड उनको बहादुर शाह टू बोला जाता है, एंड ही इज़ नन अदर देन योर बहादुर शाह जफ़र। ओके, अच्छा, इनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और टाइटल मिला है, विच इज़ और शाह बेखबर, राइट। और ये टाइटल क्या शो करता है? आई थिंक इट मीन्स ओनली वन थिंग, दैट मे बी ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट और द एम्पायर। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी, विच वॉज द पैसिफिक पॉलिसी। मतलब इन्होंने मराठास को, राजपूत्स को, जाट्स को थोड़ा शांत कर दिया, ठीक है। उनके साथ थोड़े से पीस ट्रीटीज़ करके, समझौते करके। मराठास के साथ क्या किया इन्होंने कि शाहू, जिनको इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ था, मराठा रूलर थे ये, उनको इन्होंने कैप्टिविटी से आज़ाद कर दिया। सिमिलरली राजपूत्स को इन्होंने कुछ कंसेशंस दिए, एंड सेम विद द जाट्स। बट देयर इज़ वन कम्युनिटी विच इज़ सिख, जो पैसिफाई नहीं हो पाई। इनके जो लीडर थे बंदा बहादुर, इन्होंने पंजाब में मुस्लिम्स पर अटैक कर दिया, एंड इनके अगेंस्ट जो है बहादुर शाह को एक्शंस लेने पड़े थे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी थोड़ी सी पैसिफाई हो गई थी, बस एक सिक्स को छोड़ के। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर बहादुर शाह वन। नेक्स्ट है आपके जहांदार शाह। जहांदार शाह आपके 1712 से 1713 में रूल करें, वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड ये आपके रूलर बनते हैं, एम्परर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान इज़ द नोबल, ठीक है, इज़ अ नोबल इन द कोर्ट ऑफ मुगल्स। एंड जहांदार शाह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैक्स को एबॉलिश कर देते हैं, जो है आपका जजिया। जजिया आपका मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ये टैक्स था नॉन मुस्लिम्स पे। किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे ये टैक्स लगता था, ठीक है।
एंड देन जुल्फ़िकार खान ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है. इनको पहले तो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं जहांदार शाह. देन ही इंट्रोड्यूस्ड द इजारा सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इंट्रोड्यूस्ड बाय जुल्फ़िकार खान हु वॉज द नोबल अंडर जहांदार शाह. ठीक है, तो इजारा सिस्टम बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था, क्योंकि अभी आपने देखा कि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी डिटीरियोरेट हो गई थी आफ्टर दी फॉरेन इन्वेशंस. अब इजारा सिस्टम क्या है? इजारा सिस्टम बेसिकली आपका रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था. रेवेन्यू फार्मिंग में क्या होता था कि जो फार्मिंग लैंड्स हैं आपकी, हाईएस्ट बिडर्स को दे दी जाती थी कि बिडिंग हो रही है कि कौन मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा इस पर्टिकुलर लैंड से. तो उसके लिए इजारेदार अपॉइंट किए जाते थे एंड वो टैक्स कलेक्ट करके फ्रॉम द फार्मर्स कोर्ट को, मुगल एम्परर को देते थे. सो दिस वॉज योर इजारा सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट है आपके फारूक सियार जी. फारूक सियार इज़ इम्पॉर्टेंट. इनका पीरियड है 1713 टू 1790 एंड ये बनते हैं आफ्टर किलिंग जहांदार शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सैयद ब्रदर्स, दो इंपॉर्टेंट नेम है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, एंड इनको हिस्ट्री में किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है. कौन है? सैयद ब्रदर्स. नाम क्या है? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली. ओके, ठीक है. नाउ ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. क्या किया इन्होंने? एक तो सबसे पहले जजिया अबॉलिश कर दिया. ठीक है, ये जहांदार शाह ने भी किया था, इन्होंने भी कर दिया अबॉलिश. साथ ही इन्होंने एक और टैक्स अबॉलिश कर दिया विच वॉज पिलग्रिमेज टैक्स. पिलग्रिमेज टैक्स आपका अगेन लगता था नॉन मुस्लिम्स पर. ठीक है, उन पिलग्रिम्स पर लगता था जो जैसे हिंदूज़ हैं और उनको जाना है, किसी टेम्पल में जाना है, जैसे आजकल आपके ये जाते हैं ना, ये वैष्णो देवी वगैरह जाते, तो ऐसे उस टाइम पे भी जाया करते थे दूर दूर तक, तो उन पर ये टैक्स लगाया जाता था. लेकिन पिलग्रिमेज टैक्स को भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया. और 1717 में इन्होंने ब्रिटिश को फरमान्स भी दिए. ये हमने पहले भी पढ़ा है दैट ब्रिटिश को ये ट्रेड प्रिविलेजेस देते हैं फारूक सियार जी. ठीक है, तो ईयर 1717 में देते हैं. ओके, देन 1719 में सैयद ब्रदर्स इनको भी मार देते हैं. किसकी हेल्प से? पेशवा बालाजी विश्वनाथ. ठीक है, ये क्या है? ये मराठा रूलर हैं एंड पेशवा हैं. तो फारूक सियार जी इज गॉन, डेड. एंड ये हिस्ट्री में पहली बार होता है, मुगल हिस्ट्री में, दैट एन एम्परर वॉज किल्ड बाय हिज ओन नोबल्स. उसके खुद के ही नोबल्स उसको मार देते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. सैयद ब्रदर्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट है आपके रफ़ी-उद-दराजत. रफ़ी-उद-दराजत बहुत ही शॉर्टेस्ट, ही रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड अमंग द मुगल्स. मुगल एम्परर्स में से सबसे कम पीरियड के लिए रूल किया. नेम इज रफ़ी-उद-दराजत. ओके, फ्रॉम February 1719 टू जून 1719. नेक्स्ट है आपके रफ़ी-उद-दौला. रफ़ी-उद-दौला भी बहुत ही कम टाइम के लिए रूल करते हैं, फ्यू मंथ्स ओनली, जून टू सितंबर द सेम ईयर 1719. ठीक है, इनको सैयद ब्रदर्स ने ही थ्रोन पे रखा होता है विद द टाइटल शाह जहां टू. ओके, एंड ही वॉज एन ओपीएम एडिक्ट, नॉट मच फॉर यू. नेक्स्ट है आपके मोहम्मद शाह. ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपने देखा था ही रूल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, जो काफ़ी लंबा पीरियड होता है. एंड इनको भी ऑब्वियसली कौन बनाता है, एम्परर कौन बनाता है? सैयद ब्रदर्स ही बनाते हैं. एंड अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैयद ब्रदर्स किस किस मुगल एम्परर के साथ लिंक है. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फारूक सियार. ठीक है, उसके बाद आपके रफ़ी-उद-दराजत, देन है आपके रफ़ी-उद-दौला, एंड देन यू हैव योर मोहम्मद शाह. तो चार आपके मुगल एम्परर्स हैं जिनको एम्परर बनाया किसने? सैयद ब्रदर्स ने. ठीक है, नाउ मोहम्मद शाह हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, रंगीला, ड्यू टू हिज लग्जूरियस लाइफस्टाइल. ठीक है, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क ही किल्स द सैयद ब्रदर्स. यही चल रहा है, देखिए, मतलब यही है, इसी को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ का वीक होना. आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में ही एक दूसरे को लेके कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं. ठीक है, नॉबल्स ही मार रहे हैं अपने किंग्स को. सो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में. तो निज़ामुल मुल्क की हेल्प से मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं और 1724 में निज़ामुल मुल्क भी वज़ीर बन जाते हैं. दैट इज़ आई थिंक इक्विवेलेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर.
एंड वो खुद का अपना इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज़ हैदराबाद फॉर्म कर लेते। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर। फर्स्ट है आपका 1724, ठीक है। देन यू हैव योर हैदराबाद, और किसने बनाया? निज़ामुल मुल्क ने। ओके, देन इन 1737 बाजीराव वन फ्रॉम द मराठा, ही इज़ द मराठा पेशवा। ये दिल्ली को फिर से इन्वेड करते हैं। जो मराठास का फ्रीक्वेंटली चल ही रहा था, वो तो बार बार इन्वेड कर ही रहे थे। एंड 1739 में जो अभी हमने ऊपर देखा, नादिर शाह मुगल्स को इन द बैटल ऑफ करनाल डिफीट कर देते हैं। ओके, so this was about your Muhammad Shah. Next comes your Ahmad Shah. Ahmad Shah bhi again incompetent ruler who left the state affairs in the hands of Udham Bai, the Queen Mother. And Queen Mother भी कोई बहुत ज़्यादा important ruler नहीं थी। नेक्स्ट आलमगीर टू। आलमगीर टू आपको याद है किसने अपॉइंट किया था? अब्दाली ने अपॉइंट किया था इनको एज द मुगल एम्परर, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ जहांदार शाह। एंड Ahmad Shah Abdali obviously invaded India, Delhi this time, and वही बैटल ऑफ प्लासी आपका 1757 में इन्हीं के टाइम पर हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है आलमगीर टू के रेन में हुआ है। ओके, देन है आपके शाहजहाँ थ्री, नॉट इम्पॉर्टेंट। देन शाह आलम टू। शाह आलम टू इज़ इम्पॉर्टेंट। पीरियड है इनका 1759 से 1806। अब हम आ गए हैं सीधा आपके 19th सेंचुरी में। इन ग्रीन में बहुत ही दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं। पहला तो है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यू सॉ दैट, एंड द बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1764। और इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन होती है विच इज़ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एंड ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हैं प्रोटेक्शन में, उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं और इन्होंने इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया। अब इसके बाद से जो है ना, जो मुग़ल एम्पायर है वो सिर्फ नेम सेक के लिए रह गया है, और इंस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक जो है वो धीरे धीरे अब पास हो जाएगा किसके हाथ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ठीक है। और इन्होंने, शाह आलम टू ने फरमान भी इशू किए हैं, कंपनी को ग्रांट कर दिया इन परपेचुइटी द दीवानी। किसकी दीवानी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, क्योंकि बंगाल पहले से ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एरिया था, और यहाँ का अगर दीवानी इनको ग्रांट हो रही, दीवानी का मतलब था कि आप रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल उनके अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनकी दीवानी किसको मिल जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड किसके बाद मिलती है? बैटल ऑफ बक्सर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। डोंट वरी, हम बैटल ऑफ बक्सर को बहुत डिटेल में आगे भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल एम्परर्स बिकेम द, इसके बाद से जो मुगल एम्परर्स हैं वो पेंशनर्स बन जाते हैं इंग्लिश के, मतलब इंग्लिश के रहमो करम पे रहना शुरू कर देते हैं। देन है आपके अकबर टू, 1806 से 37 का इनका पीरियड है, एंड ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेम, क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल अलॉट किया था, ठीक है। और 1835 में अगेन जो कॉइन्स हैं बियरिंग द नेम्स ऑफ मुगल एम्परर्स वर स्टॉप्ड। देखिए अब तो मतलब अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, अब तो कुछ नहीं बचा, मतलब मुगल एम्परर की निशानी भी अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रही है। अब जब किसी एम्पायर के कॉइन्स ही सर्कुलेट होना बंद हो जाएंगे तो कहाँ का एम्पायर? नेम से का एम्पायर, राइट। कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में नहीं है, रेवेन्यूज उसके कंट्रोल में नहीं है, तो सिर्फ नाम के लिए वो एम्पायर रह गया है। एंड नेक्स्ट है आपके जो लास्ट हैं, ही इज़ योर बहादुर शाह टू, ठीक है। द नेम इज़, एक्चुअल नेम इज़ बहादुर शाह जफ़र। हमने देखा था इनको टू इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहादुर शाह पहले भी हुए हैं, ठीक है। ये आपके लास्ट मुगल एम्परर थे। एंड 1857 रिवोल्ट के बाद इनको कैप्चर कर लिया जाता है एंड इनको रंगून भेज दिया जाता है वेयर ही डाइज। एंड नाउ अब तो ऑफिशियली लीगल टर्म्स में जो है मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता है, कम्स टू एन एंड, क्योंकि 1857 के बैटल के बाद, भाई इस बैटल का तो आइडिया होगा ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सबको, ठीक है। देखेंगे हम, डोंट वरी, वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल। बट अभी आप देखिए कि इस बैटल के बाद, इस रिवोल्ट के बाद जो है मुगल एम्पायर ऑफिशियली ख़त्म, और 1858 में फिर क्वीन विक्टोरिया का जो है वो क्राउन का रूल डिक्लेयर कर दिया जाता है, कहाँ? इंडिया में।
ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स। तो सबसे पहले आपने क्या देखा था, यू सॉ द एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो जब आप क्वेश्चन आपने देखा था विच वॉज योर दैट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मुगल एम्पायर, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि कैसे वीक सक्सेसर्स के साथ साथ जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बिल्कुल ही इनसिक्योर था। ठीक है, नेक्स्ट आप दोनों इन्वेजन्स के बारे में बताएंगे, नादिर शाह के बारे में, अहमद शाह अब्दाली के बारे में, एक्सटर्नल चैलेंजेस में। फर्स्ट में आप नादिर शाह के बारे में बताइएगा प्लस बैटल ऑफ करनाल। सेकेंड पॉइंट में यू शुड ऐड अहमद शाह अब्दाली एंड दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, नेक्स्ट योर एक्सटर्नल चैलेंजेस, फिर आप एक एक करके यू कैन ऐड द पॉइंट्स, जैसे मराठास का इन्वेजन। ठीक है, एंड you can also add that Bahadur Shah tried to pacify but it was not that successful. Okay, देन आप यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे नोबल्स का एग्जाम्पल देके कि नोबल्स दे वर इन्फ्लुएंसिंग द मुगल एम्पायर अ लॉट एंड मुगल एम्परर्स हैड काइंड ऑफ बिकम पपेट इन द हैंड्स ऑफ नोबल्स, एग्रीड और नॉट, क्योंकि उनके इशारों पर ही तो मुगल एम्परर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। आप जहांदार शाह से लेके कहाँ तक देख लीजिए, मोहम्मद शाह तक देख लीजिए। ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन द नेम्स ऑफ जुल्फ़िकार खान, सैयद ब्रदर्स एंड निज़ामुल मुल्क। एंड देन यू हैव योर बैटल ऑफ करनाल, इसको आप यहाँ पे अगेन डाल सकते हैं। एंड देन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर। ओके, so in short, and then revolt of 1857, and after that the declaration of the crown rule in India. Okay, so that's it for today. Meet you in the next lecture. Thank you.